अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हिना उमर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपके मुताबिक। आज के हालात और वाक़यात पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है रियाज आरिफ साहब। रियाज आरिफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आपके मुताबिक 23 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान किन हालात में पेश की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करारदाद पाकिस्तान या करारदाद लाहौर 23 मार्च 1940 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के इजलास में पेश की गई। करारदाद शेर बंगाल मौलाना मौलवी फजल हक ने पेश की और इसका मकसद ये था कि जहाँ पे मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाके हैं वहाँ पे एक अलहदा मुमलिकत कायम की जा सके, क्योंकि उस वक्त ये साबित हो चुका था कि मुसलमान और हिंदू इकट्ठे एक जगह पे नहीं रह सकते। और इसी करारदाद जो पहले करारदाद लाहौर बनी और बाद में करारदाद पाकिस्तान के नाम से मशहूर हुई, मिंटो पार्क में मंजूर की गई, जो आजकल अल्लामा इकबाल पार्क है। तो उस करारदाद के नतीजे में जब 1945-46 में इलेक्शन हुआ तो जो मुस्लिम अक्सरियत इलाके थे उसमें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने जिन जिन नशस्तों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए वो सब के सब जीत गए। और उस के नतीजे में हमने 7 साल की मेहनत में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की काविशों से अपना अलहदा वतन पाकिस्तान हासिल करने में कामयाब हुए। और इस करारदाद को या इस इजलास को जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की ज़ेर सदारत हुआ, करारदाद पाकिस्तान कहा जाते हैं। और इस करारदाद के बाद हम अपना वतन हासिल करने में कामयाब हुए। आपके मुताबिक सिंध हाउस पे हमला किसके कहने पे हुआ? सिंध हाउस जो है वो इस्लामाबाद में है। जिस तरह एक हमारा दारुल हुकूमत इस्लामाबाद है, इस तरह तमाम चारों सूबों के वहाँ पे हाउस हैं। सिंध हाउस है, पंजाब हाउस है, केपी के हाउस है और बलूचिस्तान हाउस है। इस तरह जो सूबाई हुकूमतें हैं या सूबाई हुकूमत के दारुल हुकूमत हैं, कराची है या लाहौर है, तो हर जगह पे सूबाई नुमाइंदगी के लिए वहाँ पे एक ऐसा मतलब है कि घर बनाया गया है जो उन सूबों के नाम पे है। इसी तरह जो सिंध हाउस है वो इस्लामाबाद में है और वहाँ पे इस पे हमला करने से पहले एक सीनियर सहाफ़ी ने वहाँ पे निशानदेही की थी कि मुख्तलिफ़ पार्टियों के अरकान असम्बली मौजूद है, बल्कि उनके इंटरव्यू किए गए थे, क्योंकि अपना इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तारीख जो है ना वो पेश की हुई है। तो उसमें जो 14-15 अरकान हैं PTI के, तो वो मौजूद थे। जब उसका इंटरव्यू आया तो अगले दिन ही इमरान खान ने कहा कि भाई इनके ख़िलाफ़ एहतजाज करें, कि अगर एहतजाज नहीं किया गया तो ये और पार्टी के अरकान वहाँ जाएंगे। तो वो तो खैर उसके जाने से पहले, हमला करने से पहले वो वहाँ से शिफ्ट हो गए थे। पहले वहाँ पे एहतजाज होता रहा, बल्कि जो MNA बागी हुआ था उनके घरों पे एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इसी तरह का एहतजाजी मुजाहरा जो था वो सिंध हाउस किया गया, लेकिन बाकी एहतजाजी मुजाहरे और सिंध हाउस के एहतजाजी मुजाहरे में फ़र्क ये था कि कराची के 2 MNA फ़हीम खान और अताउल्ला उन एहतजाजी जलूसों की क़यादत कर रहे थे। तो वहाँ जो लोग थे उनने ज़बरदस्ती गेट तोड़ दिया, गेट के ऊपर चढ़ गए और उसको गेट तोड़ के अंदर दाखिल हुए। जो सिंध पुलिस थी उन्होंने उसको कवर किया। इस्लामाबाद की जो पुलिस थी वो उस वक़्त पहुँची जब ये सब कुछ हो चुका था। तो तमाम सियासी जमातों के सरबराहान ने इस बात की मज़म्मत की कि सिंध हाउस एक वफाक की अलामत है, वहाँ पे हमला नहीं होना चाहिए था, पुरअमन एहतजाज होना चाहिए था अगर कोई करता तो। लेकिन इस तरह की जो दहशत गर्दी है या इस तरह जो काम किया गया है वो वफाक के ख़िलाफ़ है। उन पे FIR भी हुई, गिरफ़्तार भी हुए। गिरफ़्तारी के 15-20 मिनट बाद उनको जो था शहबाज गिल जो मुशीर है वज़ीर आज़म पाकिस्तान का, वो लेके गया। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसकी हुकूमत सिंध में है वो ये कोशिश कर रही है कि वो जो FIR है वो कि दहशत गर्दी की कटी जाए या MNA और ये दोबारा गिरफ़्तार हों।
तो ये सिंध असम्बली या सिंध हाउस पे जो हमला है ये एक अच्छी शुरुआत नहीं है। तो इसलिए जो था ये सब दुनिया ने पूरे पाकिस्तान में बुरा समझा गया। जी, आपके मुताबिक ब्रॉडशीट के सरबराह ने नवाज शरीफ से माफ़ी क्यों मांगी? ब्रॉडशीट एक कंपनी का नाम है जिसका सरबराह कावे मूसी है। नवाज शरीफ जो साबिक वज़ीर आज़म हैं उनके ख़िलाफ़ करप्शन के केसेस बनाए गए थे। इमरान ख़ान ने उन पे बहुत खर्च किया, एक नुमाइंदा रखा जो बार बार अमेरिका, बरतानिया और स्विट्ज़रलैंड और दुबई आ जा रहा था, जो अखराजात हो रहे थे। तो इन्होंने एक रेफरेंस दायर किया था ब्रॉडशीट कंपनी के हवाले से कि इमरान ख़ान ने नवाज शरीफ ने कोई अरबों रुपए की करप्शन की है, जिसके बहुत बड़े दावे किए गए। आखिर ये हुआ कि तहकीकात के बाद नवाज शरीफ पर 1 रुपए की भी कोई करप्शन साबित नहीं हुई, कोई फंडिंग साबित नहीं हुई। तो जो उस कंपनी ब्रॉडशीट का मालिक है, सरबराह है कावे मूसवी, तो उसने नवाज शरीफ से माफ़ी मांगी और कहा कि हमसे ये सब कुछ करवाया गया। लेकिन बड़े अफसोस की ये बात है कि उस पर 65 मिलियन रुपए, 65 मिलियन डॉलर खर्च हुए, लेकिन एक धेली का भी करप्शन साबित नहीं कर सके, बल्कि उसके सरबराह को साबिक वज़ीर आज़म से माफ़ी मांगनी पड़ी। तो ये एक बहुत पैगाम है कि इल्ज़ामात लगाने से हमारे मुल्क का जो पैसा, जो दौलत ज़ाया होती है, उसका ज़िम्मेदार कौन है। जी, आपके मुताबिक OIC कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कब और क्यों हुआ? OIC जो है इस्लामी ताउन तंजीम का नाम है, जिसमें कोई 57 ममालिक शामिल हैं, जिनकी आबादी तकरीबन 2 से 2.5 अरब के करीब है। इसका मकसद इस तंजीम का ये है कि वो एक दूसरे से के हालात व वाक़यात पर, या जैसे कोई जंग लगती है या कोई ऐसे मसाइल होते हैं, तो तमाम ममालिक जो हैं उसकी फलाह बहबूद के लिए काम करते हैं। जो अक़वाम मुत्तहिदा है, उसके बाद ये दूसरी तंजीम है जो दुनिया में सबसे बड़ी है। ये इसका क़याम जो था 1969 में मर्द वजूद में आया, और इसका पहला इजलास जो था वो बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक्सा के वजह से हुआ था, और इसका इनकाद हर साल मुख्तलिफ ममालिक में होता है। पाकिस्तान में इसका पहला इजलास 1980 में हुआ था, जिसमें अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर गौर करने के लिए बुलाया गया था। दूसरा इजलास जो था वो 2007 में हुआ, और अब तीसरा इजलास जो था ये कल था। तो इसकी जो मकसद है वो इसमें वज़ीर ख़ारजा जो होते हैं तमाम ममालिक के या उनके मंदोबीन शिरकत करते हैं, और जिस मुल्क में कोई बीमारी होती है या कोई फसाद होता है तो उसके बारे में गौर ख़ौस करते हैं और उसके साथ तामुन करते हैं। तो ये OIC का जो मसला है वो यही है। आपके मुताबिक साबका SHO का कत्ल सदर के इलाके में किस बुनियाद पर हुआ? बड़े अफसोस की बात है कि साबका SHO जिसका नाम चांद खान नियाज़ी था, वो अरशद पप्पू केस में मफरूर नामजद मुलज़िम था, और इसका जो मेन मुलज़िम है वो उज़ैर बलोच है। वो इस वक्त सेंट्रल जेल कराची में कैद है। तो उस केस की समाअत हो रही है, तो ये उसमें गवाही देने के लिए गया था। उसका दोस्त अब्दुर्रहमान भी शामिल था। जब ये वहाँ से केस अपनी पेशी से वापस आए, सदर के मकाम पे मोटरसाइकिल पे जा रहे थे, तो 2 आदमी वो भी मोटरसाइकिल पे आए और उन्होंने आके उनको फायरिंग की। एक आदमी ने भागने की कोशिश की, बहुत मोटरसाइकिल इधर उधर किया, लेकिन उसको भी मार दिया गया। और चांद खान नियाज़ी जो है, जो साबका SHO चाकी वाला था, उसके बेटे मुस्तफ़ा नियाज़ी ने FIR करवाई है, जिसमें ये कहा है कि मेरे वालिद साहब को नामालूम अफराद ने कत्ल किया है। तो जो चांद खान नियाज़ी है, उस पर ख़ुद कत्ल का मुकदमा था और उस पर इल्ज़ामात थे, लेकिन पाकिस्तान की जो एजेंसियाँ हैं, इनको ऐसे जो मुलाजिम हैं या बल्कि साबिक हैं, उनकी सिक्योरिटी का इंतज़ाम करना चाहिए था कि वो अगर गवाही देने जा रहे थे तो कुछ तो ऐसा होना चाहिए था कि वो गवाही
सही तरीके से देकर आते, महफूज तरीके से घर पहुँचते, मोटरसाइकिल पे गए, कोई ऐसा मतलब उनके लिए सिक्योरिटी का कोई इंतज़ाम नहीं किया गया था। जो चांद खान नियाज़ी, अल्लाह पाक उसको जन्नत फिरदौस में जगह दे, उसकी जो ये कत्ल किया गया, ये बड़ा अफसोसनाक और बड़ा गमअंदोज़ है। आपके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में अदम एतमाद और वोटों की खरीदो फरोख्त के बारे में समाअत कब से शुरू होगी? आज 24 तारीख से सुप्रीम कोर्ट में जो रेफरेंस सदर मुमलिकत की तरफ से दायर किया गया है कि 62-63 के बारे में कि जो अरकान असम्बली अपनी पार्टी से गद्दारी करता है या अपनी पार्टी से बागी होता है, तो उसमें उन्होंने तशरीह मांगी है कि क्या उसका जो सरबराह है, फ़र्ज़ किया अगर PTI के अरकान असम्बली हैं और वो वोट मुखालिफ पार्टी को देना चाहते हैं, अपनी पार्टी के सरबराह को नहीं देते, तो उन पर कौन से लाज लागू होंगे। लाज का तो पता है 63 है, लेकिन उसकी तशरीह उन्होंने मांगी है कि इस पर पाबंदी कैसे लगाई जा सकती है और इन अरकान असम्बली को कैसे वोट से रोका जा सकता है। और साथ ये इल्ज़ाम लगाया है PTI ने कि पीपल्स पार्टी, नून लीग, मौलाना फजलुर रहमान वालों ने जो है तो वोट ख़रीदे हैं और लोगों को वर्गलाया है कि दूसरी तरफ वोट दें। इसलिए जो है ना सुप्रीम कोर्ट का इजलास फुल बेंच जो है ना, फुल कोर्ट जो है ना 24 तारीख आज से इसके कार्रवाई का आगाज़ करेगा। आपके मुताबिक कौमी असम्बली में अदम एतमाद का वोट कब कास्ट होगा? कौमी असम्बली में अदम एतमाद का जो दरख्वास्त है वो अपोजिशन ने स्पीकर को जमा कराई थी 8 मार्च को। 14 दिन में इजलास बुलाना लाजमी था, तो 14 दिन से थोड़ा कुछ 1-2 ऊपर 25 तारीख को जुमे के दिन स्पीकर ने कौमी असम्बली का इजलास बुलाया है, जिसमें अदम एतमाद की तारीख पेश की जाएगी। तरीक़ाकार इस तरह होता है, पहले इजलास बुलाते हैं, उसमें कोई कौमी असम्बली के मेंबर फौत हो गए हैं, पहले दिन दुआ का होगा, उसके एक अदद दिन यानी कि 28 तारीख तक अदम एतमाद की तारीख पेश होगी और उसी दिन शायद वोटिंग होगी। अब पोजीशन ये है कि इमरान खान के जो अरकान असम्बली हैं वो कोई 30 के करीब अपनी पार्टी से बगावत करके दूसरी पार्टी को वोट देने के लिए तैयार हो गए। इमरान खान ने और उसकी पार्टी ने मुख्तलिफ अरकान पर करप्शन और वोट बेचने के बारे में जो है ना अफवाह फैलाई है या कहा है, लेकिन जो अरकान असम्बली हैं जैसे अनवर नूर आलम साहब, राजा रियाज साहब, बासत बुखारी साहब और इस तरह वजीहा खालिद साहब और नुज़हत पठान साहिबा, मुख्तलिफ जो अरकान असम्बली हैं उन्होंने इसकी वजाहतें की हैं। कहीं उन्हें कुरान पाक उठाया है, कहीं उन्हें कस्में खाई हैं कि हमने कोई वोट जो है ना बेचा है और ना हमारा कोई ऐसा इरादा है, हम अपने ज़मीर की आवाज़ पर वोट देंगे। तो दूसरी जो इमरान खान की इत्तेहादी जमातें हैं जैसे मुस्लिम लीग काफ हो गई या अपना MQM है या इस तरह BNP है, तो वो जो हैं अभी तक मुज़ाकरात कर रहे हैं। उन्होंने किसी भी तरह इस बात का ऐलान नहीं किया कि वो हुकूमत को वोट देंगे या अपोजिशन को देंगे, लेकिन जो असरात और जो हालात व वाक़यात लग रहे हैं तो ये पार्टियां जो हैं ये अपोजिशन की तरफ जा रही हैं, अदम एतमाद की तरफ जा रही हैं। अब इमरान खान को 172 वोट चाहिए, लेकिन अगर इस तरह सिचुएशन बनती है, इत्तेहादी पार्टियां भी अपोजिशन की तरफ चली जाती हैं और जो इसके PTI के मुनरफ अरकान हैं वो भी चले जाते हैं, तो इमरान खान को जो है ना इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, इमरान खान हार जाएगा और उसके हारने के साथ की उसकी पूरी काबीना ख़त्म हो जाएगी। फिर इलेक्शन होगा जिसमें अपोजिशन अपना वज़ीर-ए-आज़म खड़ा करेगी। उसमें मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ को उन्होंने नामज़द किया है एज़ ए वज़ीर-ए-आज़म तरीक़े अदम एतमाद कामयाब होने के बाद। तो ये सिचुएशन है, अभी तक जो है अपोजिशन का पल्ला भारी लग रहा है और वज़ीर-ए-आज़म जो है वो निकल आया है, अपना इस पे इंतखाबी मुहिम चला रहा है, जल्द से जुलूस कर रहा है। सबसे अफसोसनाक जो बात है वो ये है कि ऐन करारदाद के दिन में यानी कि 27 तारीख को PTI ने अपने अरकान असम्बली को इस्लामाबाद बुलाया है
और इसके साथ ही उन्होंने वहाँ पे जलसा भी रखा है, एहतजाज भी करेंगे या पता नहीं क्या करेंगे। ये पहली दफ़ा देखा गया है कि वज़ीर आज़म होते हुए, हुकूमत होते हुए वो इस तरह के जलसे जुलूस कर रहा है, बजाय इसके कि वो असम्बली में जाए, अपने अरकान असम्बली को बुलाए और अपना वोट पास करे। अगर जीत जाए तो वज़ीर आज़म रहे और हार जाए तो अवश्य इस्तीफ़ा दे दे। लेकिन इसके जवाब में अपोजिशन ने भी लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है, वो भी 27 से 26 तारीख तक वो भी इस्लामाबाद पहुंचेंगे। तो ये बड़ा एक अफसोसनाक पहलू होगा कि दो सियासी जमातें, एक तरफ हुकूमत और एक तरफ अपोजिशन में जो 4-5 जमातें हैं, मौलाना फजल रहमान, नून लीग, पीपल्स पार्टी वगैरह, वो भी वहाँ पे जलसा कर रहे हैं और दूसरी पार्टी भी जलसा कर रही है। तो जो खौफ की अलामत बन रहा है कि जो सियासी लीडरों की क़यादत है या जो कारकुन आएंगे वो कोई इंतशार ना फैलाएं, खुदा न खास्ता कोई बड़ा वाक़या ना हो जाए। तो इसलिए पूरी कौम जो है ना परेशान है और जो जीतेगा वो ही सिकंदर। लेकिन ये जो जलसे जुलूस हैं ये नहीं करने चाहिए। अल्लाह पाक बेहतरी करेगा। आज सुप्रीम कोर्ट भी इस केस की समाअत करेगा, देखते हैं किसका पलड़ा भारी होता है। रियाज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपने कीमती टाइम में से टाइम निकाल के हमारे प्रोग्राम में आए। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। जी, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।